0.5, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो टर्म है, एक बेस लिया है 100, उसके ऊपर जितना पानी बाहर जा रहा है, जिससे क्या बन रहा है, बाष्प बन रहा है, जल बाष्प, पानी और इवेपोरेटिव लिक्विड सीधा, ठीक है। बेस है 100 में से जितना बाहर जा रहा है, ठीक है, उसका रेशो ले लेंगे तो वो 100 के बराबर तो होगा नहीं, उससे कम ही रहेगा। तो वो 0 से लेकर वो रहता है 1 तक। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज कितनी है, 0 से लेकर 1 तक। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, बहुत इजी है इसका कंसेप्ट। सुनो, 100% पानी है ये मानते हो, ये तालाब में 100% पानी है, 100 लीटर ले लो या 100 ml ले लो, कितना भी लो, 100 है सिर्फ, ठीक। तो हम लोग परसेंट लेते हैं पानी, 100% पानी है, उसमें से 50% उड़ गया, ठीक है, और कहाँ मिला, एयर के साथ मिला, तो एयर प्लस वाटर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे वाटर ही है, बस इसमें भी पानी की बूंदें तो है ना, 100% में पानी की बूंदें हैं, 100% पानी की बूंदों से 50% हवा में चली गई, इतना मानते हो। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2, इसका आंसर कितना आएगा, 0.5। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस वक्त कितनी है, 0.5 है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये तो मानते हो आप। तो मैक्सिमम कितना होगा, 100 का 100 होगा, 100 से 100 बनेगा, और मिनिमम कितना होगा, 0/100 बनेगा। तो मैक्सिमम रेंज कितनी है इसकी, 0 से लेकर 1 तक। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ से कहाँ तक रहती है, 0 से 1 तक। समझ में आया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कहने का मतलब यही है, पानी की और हवा की, इनका लेवल मैच कर रहे हैं हम लोग, बस, ठीक है। तो मुंबई वगैरह में ज़्यादा रहता है क्योंकि एनवायरनमेंट टेम्परेचर गर्म है, हॉट रहता है, ठीक है। और ये क्यों मेज़र करते हैं हम लोग, तो ये एयर कंडीशनिंग में काम में आता है। जब एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे सामने में हम, तो उसके लिए काम में आता है। क्योंकि मुंबई में आप एयर कंडीशनिंग ह्यूमिड वाली नहीं लगा सकते, अपने घर में लगाते हो यहाँ पे, और क्यों ये सामने पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि क्या बोल रहा हूँ। तो उसमें से भी आपको सिर्फ ह्यूमिडिटी याद रखनी है, क्या होती है, जो पानी से बाष्प निकलता है, ठीक है, जल उष्ण, इवेपोरेटिव जल निकलता है, उसे ह्यूमिड करते हैं, ठीक है। और एक ही टर्म है, बट इसका क्या है, यूनिट नहीं है, इसका क्या है, यूनिट नहीं है। अभी आपको ह्यूमिडिटी पता करनी है किसी एनवायरनमेंट में, ठीक है। ऊपर में रहता है नाइट्रोजन, ऊपर के एनवायरनमेंट में रहता है नाइट्रोजन, डब्बों के आसपास, ठीक है, नाइट्रोजन रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी तल पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो जहाँ तक हम सांस लेते हैं एनवायरनमेंट में, ऊपर तक 10,000 तक, उसके बाद में वो नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है। फिर कभी कभार यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सन छुपने की वजह से टेम्परेचर हो जाता है ड्रॉप, और ड्रॉप हो गया तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है वो, ऊपर में, हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर में एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर वो 0 डिग्री के आसपास आ गया, ठीक है, तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री पास आइस में होता है, आइस में कन्वर्ट हो गया। अभी आइस का वेट ज़्यादा होता है कि वाटर का, मैंने क्या बताया था, वाटर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड होने से वजन बढ़ता है, तो इसका वजन बढ़ गया। अभी इसका वाटर का ही वजन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो बर्फ़ का करेगा क्या, तो ये छोड़ देता है फिर बर्फ़ के गोले, ठीक है। तो पृथ्वी पर ड्यू ड्रॉप्स कैसे गिरते, समझ में आया।
कि ऊपर में डगो का टेम्परेचर हो जाता है कम, जो होता है 0 डिग्री से कम। वो 0 डिग्री से कम हो गया तो क्या हो जाता है, पानी के बर्फ़ बन जाते हैं जो हेवी होते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप गिरते हैं, बारिश की बूंदों की तरह ही गिरते हैं ना। अगर एक साथ बड़े बड़े पत्थरों जैसे ये गिरने लगे, जिंदा रहेंगे हम लोग? नहीं, ठीक है। निकलते ऐसे होंगे, लेकिन एनवायरनमेंट में इसको हवा, पानी, ये वगैरह डिफरेंट इफेक्ट्स इफेक्ट करते हैं, मेल्ट होते हैं, तो ये नीचे आते तक छोटे छोटे बूंदे गिरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतने गिरते हैं, बहुत हो गया एक्सट्रीम कंडीशन में 1 किलो के आसपास, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते। समझ में आ गया ओले क्या होते हैं? तो 2 चीज़ें हैं, N2 की मात्रा और टेम्परेचर ड्रॉप, इन्हीं की वजह से ओले गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोहरा, फॉग। कोहरा ओले समझ में आ गया क्या? ओले, हाँ। बारिश की बूंदों का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से बूंदे क्या हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर का आइस बन जाता है, आइस बन गया तो ओले गिरते हैं, ठीक है, नीचे में ओले गिरते हैं। उसके बाद है कोहरा। कोहरा, फॉग, क्या होता है फॉग? पर फॉग दिखता कब है आप लोगों को, ये बताओ? मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है? ठंडी लगी फॉग दिखता है। आप दिल्ली वगैरह उस साइड जाओगे, अपर साइड में, ठीक है, नॉर्थ में, तो वहाँ पे ज़्यादा फॉग है कि हमारे इधर ज़्यादा फॉग है? ठीक है। जैसे जैसे आप पहाड़ी की एरिया की तरफ जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा फॉग होता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे पृथ्वी से, अभी जो ओले में क्या हुआ है, हवा के ऊपर में टेम्परेचर कम हुआ है, समझ में आया क्या? तभी ओले गिरे हैं। कोहरे में क्या होता है, पृथ्वी तल का टेम्परेचर कम हो जाता है। फ़र्क समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ओले में क्या हुआ है, ओले में हवा का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 0 डिग्री के आसपास। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो एनवायरनमेंट में जो बारिश की बूंदें रहती है, एनवायरनमेंट में बारिश की बूंदें तो होंगी ना, कुछ ना कुछ बाहर जाता ही होगा। बारिश की बूंदें तो होंगी ना एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो बूंदों पर टेम्परेचर मिल गया तो वो क्या कर देता है, उस बूंदों को और ठंडा कर देता है। उसकी वजह से वो फाइन पार्टिकल्स आइस में बदल जाते हैं। समझ में आए? जो बूंदे हैं एनवायरनमेंट की, उसका टेम्परेचर और कम हो गया तो वो जो फाइन पार्टिकल्स है बारिश की बूंदों का, जो एनवायरनमेंट में फैली हुई, वो हो जाती है आइस में कन्वर्ट, बट बहुत ही फाइन आइस रहती हो। नहीं समझ में आया? यहाँ से कुछ बारिश बूंदे एनवायरनमेंट में फैली होंगी, इनका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो ठंडे होने के बाद उसके ऊपर धूल मिट्टी भी अटैच होंगी, ठीक है, क्योंकि बारिश की बूंदे। कीचड़ में कीचड़ ज़्यादा ख़राब रहता है, ड्राई सरफेस अच्छा रहता है। या फिर ये जो भी ड्राई सरफेस है, यहाँ पे पानी डाल दिया और बाहर से कोई आया तो गीला ख़राब कौन सा जल्दी होगा? एक फर्श को मैंने क्या कर दिया, गीला रखा है, एक को ड्राई रखा है, दोनों को बोला बाहर से आओ बिना चप्पल पहने और दोनों को पैर रखो और आगे बढ़ो, कौन सा ख़राब होगा? गीला वाला। यानी गीला वाला क्या कर रहा है, जो गंदगी है एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, कम है ना, ये ठंडी रहेगी ना। समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाहता हूँ? 2 सरफेस है, ठीक है, एक में वाटर से अभी अभी क्लीन किया है, एक है ड्राई, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी आया, 2 साइड में 2 पैर रखा और बाहर निकल गया, तो कौन सा ख़राब रहेगा? ये सरफेस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी सतह पर वाटर है, उसने क्या कर दिया, गंदगी एब्जॉर्ब कर ली। यही ठंडी के दिनों में होता है कि जो बाहर में जो धुआं होता है उसका भी कुछ वेट होगा, तो वो धुआं क्या कर देता है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो है एनवायरनमेंट में बचे हुए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बन जाते हैं, वो फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोहरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ना यहाँ पे, नहीं समझा अभी भी? अरे यही एग्जांपल ले लो, ज़्यादा मत सोचना। ये दोनों ले लिए एग्जांपल, एक गंदा सरफेस है, एक अच्छा सरफेस है। क्यों है? क्योंकि ये गीला था यानी इसका टेम्परेचर कम था, तो उसने क्या कर दिया, गंदगी एब्जॉर्ब कर ली। उसी तरीके से जो ठंडी के वक्त जो यहाँ पे जो बूंदें अवेलेबल होती है, वो क्या करती है, गंदगी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये भी देख लेना आप, कश्मीर में आपको ज़्यादा कोहरा नहीं दिखेगा, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोहरा है। क्यों? गंदगी, डस्ट है। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो वो क्या कर देता है, जितना डस्ट है, जितने डस्ट पार्टिकल, वो क्या कर देता है, खींच लेता है। समझ में आया? तो ये चीज़ें होती। कोहरा, जब जाड़े के दिनों में वायुमंडल का तापमान गिर जाता है, जाड़े के दिन यानी ठंडी के दिन, जाड़े के दिनों में वायुमंडल का तापमान गिर जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर जाड़े के दिनों में वायुमंडल का तापमान गिर जाता है, तब पृथ्वी की सतह पर जल बाष्प में, जब जाड़े के दिनों में वायुमंडल का तापमान गिर जाता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, तो पृथ्वी की सतह पर जल बाष्प में धूल की कणें जमा हो जाती है। जल बाष्प में धूल की कणें जमा हो जाती है, तब हमें सफ़ेद या धुंधला नज़र आता है, उसे कहते हैं कोहरा। तब हमें सफ़ेद या धुंधला नज़र आता है, उसे क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या बोल रहा मैंने? ठंडा हो गया, बारिश की बूंदें हैं, ठीक, वो क्या कर देंगे, धूल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका कन्वर्शन हो गया वो। ठीक है, गंदगी दिखती है ना, गंदगी दिखती है, और साफ रहा तो दिखता है क्या? ठीक है, वाइट टाइल्स पे यूज़ करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट में है, ये फर्श पर बताया मैंने, कंपैरेटिवली समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है हमारा वातानुकूल और एयर कंडीशनिंग। वातानुकूल एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनिंग। ठीक है, नहीं आएंगे, एयर कंडीशनिंग और एयर कंडीशन। क्या होता है एयर कंडीशन में? एयर कंडीशनिंग में क्या होता है? फिर क्या होता है एयर कंडीशन में? क्या होता है? चलो, एयर कंडीशन ज़्यादातर हम कहाँ लगाते हैं? एयर कंडीशनर क्या, वातानुकूल क्या होता है? ये वातानुकूल क्या है? आज का टेम्परेचर मैंने कितना बताया था? ठीक है, यही याद रखना, ये बॉडी टेम्परेचर होता है, इसलिए हम लोग यही लेते हैं। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कम होता है या ज़्यादा होता है? तो इतने टेम्परेचर पे आप रहोगे तो आपको ना ही ठंडी लगेंगी ना ही गर्मी लगेंगी। बट इससे टेम्परेचर अगर 40 हो गया तो क्या लगेगा आपको? गर्मी लगेंगी, हीट। और इससे टेम्परेचर अगर कम हो गया तो क्या होगा? ठंडा लगेगा। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है। आज का टेम्परेचर इतना है, अगर मुझे इतना करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे इसको देना पड़ेगा कि तू भाई तू काम कर,
और ये बना दे मेरे लिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है वातानुकूल, ये आर्टिफिशियल डिवाइस है जो हमें टेम्परेचर कम करके देता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। एसी को ही एयर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये डिवाइस है जिसे हम लोग एसी कहते हैं, जिसे हिंदी में वातानुकूल बोला जाता है। इसे क्या करते हैं हम? इसे बोलते हैं कि तू टेम्परेचर मेरे रूम का कम कर दे जिससे मुझे अच्छा लगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हम अच्छा लगता है ना हमें कि इसमें ही अच्छा है, ठीक है, कम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट हमें कब कौन से टेम्परेचर पे लगता है? कुछ एक स्केल होंगी ना, यहाँ पे लगेंगे क्या? अच्छा, ये तो पता है हमें 37 से नीचे ही अच्छा लगेगा, पर एक स्केल होंगी ना, एक यहाँ पे अच्छा लगेगा क्या? फ्रीजर में घुसाड़ दो आपको तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। 4 डिग्री पे नहीं लगेगा, 8 स्वेटर पे स्वेटर पहनोगे कंफर्ट नहीं लग पाएगा, ठीक है, ब्लैंकेट ओढ़ोगे। हमें सिर्फ कंफर्टनेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे हमें सिंपल क्लॉथिंग, सिंपल कपड़े, ठीक है, सिंपल कपड़े पहनकर भी अच्छा फील होता है, ठीक है, ठीक है। तो कंफर्टेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी है? 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वैरी होता है बरा 23 से लेकर 27 तक वैरी होता है, ठीक। तो कंफर्टेबल हमें तभी लगेगा जब एसी का टेम्परेचर हम 24 डिग्री रख दें। एकदम 24 डिग्री पे रख दिया तो हमें ना ही ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा, ठीक। वर्क भी ज़्यादा कर पाएंगे हम उस समय, काम ज़्यादा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये जो रेंज है ये कंफर्ट जोन की रेंज है हमारी। इस जोन में हमें टेम्परेचर कंफर्ट लगता है, समझ में आया? तो ये किसकी वजह से होता है? एयर कंडीशनर की वजह से, जिसे कहते हैं एसी, वातानुकूल, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल है क्या? नेचुरल में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नेचुरल में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक। अभी आप अगर अभी ये सीज़न में दिल्ली जाते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर है 30, कश्मीर जाओगे, ठीक है, बट रात को, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये क्यों करना हमें? तो हम लोग क्या कर देते वहाँ पे? एयर कंडीशनर लगाते हैं। एयर कंडीशन से हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो एक बात बताओ, कश्मीर में आप एयर कंडीशन लगाओगे क्या? कश्मीर में एयर कंडीशन लगाओगे क्या जहाँ पे टेम्परेचर? नहीं, तो क्या लगाओगे वहाँ पे? हीटर लगाएंगे, ठीक है, हीटर लगाएंगे ना, जो गर्म हवा दे हमें, जो गर्म हवा दे, हीटर लगाएंगे। एयर कंडीशन कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे या साउथ साइड में जहाँ पे हम जाएंगे गर्मी है वहाँ पे एयर कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? हीटर लगाएंगे। कंफर्ट जोन की कंडीशन लिख लो, 23 से 27 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पे कंफर्ट लगता है। 23 से 25 लिखा है लेकिन 23 से 27 होता है। स्वस्थ और अनुकूल जलवायु के लिए अगर किसी को ऐसे सूट ही नहीं करता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? देखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये है तो यही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, इस जोन के बीच में। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे बुखार है, ठीक है। इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर हो गया तो उसे है बुखार। डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, फ़ारेनहाइट की नहीं। जो 104 बताता है ना, 104, 105,
बुखार आया तो 103, 104, 105 बताते हैं ना डॉक्टर, तो वो फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, तो तब बॉडी का टेम्परेचर इसके आसपास आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतने से इतने में वैरी होता है, हम लोग इसको एक बीच में स्केल लेके कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को एयर कंडीशनिंग सूट नहीं होती, ठीक है, तो उसके बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं है, यानी फ़र्क नहीं है, उसको क्या हुआ है, ठंडी से परहेज है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कब कोट पहन सकता है, ड्रिंकिंग कर सकता है, उससे भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा सकता है, कोट पहन सकता है, चाय ले सकता है, कॉफ़ी ले सकता है, या फिर कोई मादक पदार्थ भी ले सकता है। ठीक है, ठीक है, उससे बॉडी की इंटरनल हीट बढ़ाता है वो, क्योंकि उसे ठंड सूट नहीं हो रही। ठीक है, किसी को गर्मी सूट नहीं होती तो एयर कंडीशनिंग लगा के टेम्परेचर ड्रॉप कर सकता है। हमें खुद का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करना है, हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप करना है। ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ाना है। ठंडी सूट नहीं होती तो बाहर रहो, धूप लो, विटामिन डी मिलता है, अच्छी बात है। ठीक है, और विटामिन डी मिलने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है, एनर्जी की वजह से हम धूप काले में खाना कम खाते हैं। समझ में आया ना क्या बताया था मैंने? विटामिन डी के बारे में है कि विटामिन डी अपन को मिलता है, सूर्य से विटामिन डी मिलता नहीं है, वो अपन वो बनाते हैं, शरीर में पिगमेंट्स की वजह से वो बन जाता है, लेकिन हम लोग उसको सोर्स मानते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्यों उस तरीके से पूछा था कि क्या सभी पदार्थों को सूर्य से विटामिन डी मिलता है? नहीं 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 मिलेगा विटामिन डी लिविंग को। ठीक है, तो कंफर्ट कंडीशन के लिए क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूल जलवायु के लिए परिस्थितियाँ, हिंदी में वर्णन है इसका, मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूल जलवायु के लिए परिस्थितियाँ, मीन कंफर्ट जोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, कंफर्ट जोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इसे कहते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूल जलवायु के लिए परिस्थितियाँ, मैंने क्या बताया था, तापमान, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 23 से 27। ठीक, इतना नहीं तो 23 से 25 तो होना चाहिए मिनिमम। ये दोनों रेंज है, एक कोई भी लिख लो आप। ठीक है, कोई गलत नहीं देगा आपको, कोई भी लिख सकते हो। किसी किसी को आपने बोला था ना एसी सहन नहीं होती, तो उतने रेंज में रह सकता है। ठीक है, लेकिन कंफर्ट जोन यही है, कोई भी लिख लो, 30 से 27, 23 से 27 या 23 से 25, कोई भी लिख लो आप। 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये हो गया कंफर्ट जोन हमारा। तो अगर सिर्फ ठंडी ही मिल रही है और पानी की मात्रा नहीं है, बाष्प की मात्रा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो गया हमें। तो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 60% से 65% तक होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट कितना, 23 से 27। ठीक है, या हम लोग जनरली कितना लेंगे, 24 डिग्री सेल्सियस पर। इतने डिग्री सेल्सियस पर अगर आपकी ह्यूमिडिटी 60% है, इतने डिग्री सेल्सियस पर आपकी ह्यूमिडिटी इतनी परसेंट है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगेगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, लेकिन मुंबई में जो ये है, ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये आती है 80 से 90% के आसपास। अगर ये बढ़ गया तो इसकी ज़रूरत लगेगी क्या, ये हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपा कर देगा, सी लेवल में ज़्यादा रहती है, इसलिए वो जनरली वो पंखे ही लगाते हैं, एयर कंडीशनिंग का यूज़ कम होता है मुंबई में। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ गया तो पानी की मात्रा पहले से ही है, पानी पर अगर पानी पर अगर ठंडे पदार्थ चले गए तो क्या बनता है, पानी की बूंदों पर ठंडे पदार्थ चले गए तो क्या धूल एब्जॉर्ब होती है, उससे क्या मिलता है, क्या बनता है, कोहरा बनता है ना। तो घर में ही कोहरा बन जाएगा, घर में ही कोहरा बन जाएगा एयर कंडीशनर लगाएंगे। तो इसीलिए मुंबई में एयर कंडीशनिंग कम यूज़ करते, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते लेकिन कम मात्रा में की जाती है।
टेम्परेचर जोन रहा याद रखो यहाँ पे सिंपल, और क्या याद रखेंगे हम लोग, ह्यूमिडिटी। इसके साथ साथ वायु की गति भी है थोड़ी सी दी हुई, वायु की गति, हवा भी फ्लो होनी चाहिए ना एनवायरनमेंट में, एक ही जगह पे जम गई तो अच्छी नहीं रहेगी, तो वो होती है 0.75 मीटर पर मिनट से लेकर 2.5 मीटर पर मिनट। कंफर्ट जोन की कंडीशन याद रखना, टेम्परेचर 23, ठीक है, 23 से 25 या 23 से 27 आप लिख सकते हो। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, यहाँ पे 23 से 27 की कंडीशन दी है, हमारे बुक में 23 से 27, यहाँ पे 23 से 25 दिए, कई बुक में 23 से 27 दिए, बस 23 के ऊपर, ठीक है, और 27 के नीचे, ये रेंज है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का कितनी होनी चाहिए, 60 से 65। ये डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो। अगर हिली एरिया में रहते हो, हिल वाले एरिया में, या फिर समुंदर के पास रहते हो, समुंदर के पास रहते हो, तो ये ह्यूमिडिटी क्या कर देंगे हम लोग, बढ़ जाती, ऑलरेडी नेचर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका उपयोग नहीं होगा, कंफर्ट जोन नहीं लगेगा, तो हम लोग सिंपल पंखे लगाते हैं यहाँ पे, उसी हवा को घुमाते हैं, जो एनवायरनमेंट की हवा है ना उसी की हवा को घुमाते हैं। और हवा को घुमाने की स्पीड होनी चाहिए 0.75 मीटर पर मिनट से लेकर 2.5 मीटर पर मिनट तक, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास अगर अवेलेबल रहती है तो हमें क्या लगता है, कंफर्ट लगता है। ये 3 कंडीशन में हमें कंफर्ट लगता है। तो ये है एयर कंडीशनिंग की। एयर कंडीशनिंग में यूज़ होने वाले CFC जो पहले यूज़ होता था, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को इफेक्ट होता था, ओजोन लेयर डिप्लेशन में आ रही थी, तो इसे बंद कर दिया गया। अभी फ्रियॉन गैस यूज़ करते, उसके बाद NH3, अमोनियम नाइट्रेट, ये चीज़ें होती है। CFC की वजह से ओजोन लेयर को क्या हो रहा था, ओजोन लेयर टूट रहा था, ठीक है, इसलिए CFC को बंद कर दिया गया अभी एयर कंडीशनिंग में। हम लोग अभी जनरली यूज़ करते अमोनिया NH3, ठीक है, या फिर कल लिखा था फ्रियॉन गैस, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं वैसे, तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। ये समझ में आएगा कंडीशंस क्या है, सिर्फ इतना रखना, 30 के बाद ह्यूमिडिटी 60, और ये नहीं, गति 0.75 से लेकर 2.5 तक, पर मिनट है, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड नहीं है, वो भी याद रखना कि एकदम धीमे धीमे हवा चलनी चाहिए, तो ये अच्छा फील होगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बारे में मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि ये है मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह, और ये है सन, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ पे है अर्थ, ठीक है, यहाँ पे भी रेज आती है, यहाँ पे भी रेज आती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फूड ग्रेन्स हमें बनाना है, कोई भी फूड ग्रेन्स बनाना है, तो क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ से हमें फूड, फल, ठीक है, सभी अन्य धान्य मिलते हैं, ठीक है, प्राणी से भी मिलते हैं, बट हम लोग जनरली पेड़ों के लिए लेते हैं। पेड़ क्या करते हैं दोपहर में, ऑक्सीजन लेते कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तो पता है आपको। और धूप में ही पेड़ क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ये तो पता होगा। क्लोरोफिल उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे मंगल पे हमें उगाने हैं पेड़, तो क्या करना पड़ेगा, मंगल पे पेड़ उगाने हैं मुझे, ठीक है। तो वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना पड़ेगा ना। धूप तो आ रही है, यहाँ पे क्या है, CO2 भी है
और धूप भी है, सनलाइट, दोनों चीज़ें। यहाँ पे सनलाइट है, CO2 एब्सेंट है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? CO2 बनाना पड़ेगा। ठीक, CO2 बनाने के लिए मुझे प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेंगी, उस प्रोसीजर को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको डालते थे हमारे इसके ऊपर, सॉरी HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हम लोग इस एसिड को, ठीक है, ये संडास बाथरूम साफ करने में भी आता है। ठीक है, इस एसिड को डालते हैं हम लोग इसके ऊपर, अपने मार्बल के ऊपर। ठीक है, ये डालने से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे एक बॉक्स चेम्बर बनाएंगे। मास्क की बात कर रहा हूँ मैं, सोलर रेज तो आएंगी, ऊपर से हम लोग क्या कर देंगे, उसको ये निकाल देंगे और सनरेज आने के लिए जगह छोड़ेंगे। ये दोनों को मिला देंगे, मार्बल को, ये दोनों को मिलाया तो इससे क्या लेंगे? CO2 लेंगे और यहाँ पे क्या उगाएंगे? पेड़ उगाएंगे। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये उसको अप्लाई करने के लिए यूज़ किया गया था। बट पृथ्वी पर ही रहना है हमें, ठीक है, मार्स तो भी दूर है ना, पृथ्वी पर ही रहना है, तो पृथ्वी पर भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये गैसेस बने। यानी पोल्यूशन 100% गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ों को उसकी ज़रूरत है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ यूज़फुल गैस कौन सी है हमारी? यही यूज़ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, SO2, NOx भी कहते हैं, नॉक्स कहते हैं इसे। ठीक है, ये गैसेस जो है ना हमारे शरीर के लिए हार्मफुल ये भी है, बट ये क्या ले लेता है? पेड़ ले लेते हैं, पेड़ खींच लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें पेड़ नहीं खींच पाते। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? तो ये ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसे। ठीक है, एक लिख दो, बागवानी में पौधे में ऊष्मा संचारित करने के लिए कांच के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। बागवानी में ऊष्मा बागवानी में ऊष्मा संचित करने के लिए कांच के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, घर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इन घरों में छन कर आता है और छन कर जाता है, कोई भी लिख सकते हो। सूर्य का प्रकाश इन घरों में छन कर जाता है, सूर्य का प्रकाश इन घरों में छन कर जाता है और वातावरण में वापस नहीं जा पाता, ऊष्मा अंदर ही रहकर पौधों को गर्म करके रखती है। ऊष्मा अंदर ही रहकर पौधों को गर्म रखती है। अंदर ही रहकर गर्म रखती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग छोटी सी नर्सरी बनाते हैं, ठीक है, बागों की नर्सरी, तो वहाँ पे क्या करते थे? कांच के, ग्लास के ऐसे छोटे छोटे घर बनाते हैं। सन रेज यहाँ पे आती है, अंदर के अंदर रहती है, पर वापस नहीं जाने देते हम। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी, तो उससे ज़्यादा खाना बना पाएंगे। ज़्यादा खाना बनाएंगे तो जल्दी पेड़ बढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट इसके साथ साथ हमें पेड़ों के साथ साथ ये भी चीज़ चाहिए ना,
ये चाहिए ना, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली देते हैं हम लोग, सनलाइट तो हमें सन से मिल गई, बट ये चीज़ क्या करते हैं, आर्टिफिशियली देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट अभी ये चीज़ है, ये दे रहे हैं ना हम लोग, तो कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एक है CO2, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, एक CO2 है, ये नहीं है, ये वाली चीज़ें नहीं, ये हमारे पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन वाली। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 है इसलिए डाई, ठीक है। उसके बाद है हमारा मीथेन, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, मीथेन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके साथ है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और है स्टीम या जल बाष्प, जल बाष्प, जल बाष्प, ठीक है, जल बाष्प। आपको ये पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में बढ़ गए तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा तो इफेक्ट क्या होगा, चेंजेस होंगे। क्या चेंज होगा, बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ना भी गलत है पृथ्वी का, ठीक है। और ये किस वजह से होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो एक 3.5 डिग्री ताप कुछ होने पर बढ़, वही है कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 3.5 डिग्री और बढ़ गया, अभी एक ही बढ़ा है, जितने पूरा कुल मिला के जो टेम्परेचर है ना अभी फ़िलहाल में जब से पृथ्वी बनी है 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है। अगर वो 3.5 बढ़ जाता है, ठीक है, ये हमने ज़्यादा करना चालू कर दिए इनका प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट में छोड़ते गए तो क्या होगा, ओजोन लेयर का बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो गया, ओजोन लेयर हट गया तो डायरेक्ट हार्मफुल रेस कहाँ पे आएंगी, पृथ्वी पर, जो बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगी पृथ्वी को। और वो 3.5 टेम्परेचर अगर क्रॉस कर लिया उसने, एक नॉर्मल समझ लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज, ठीक है। अगर वो 13.5 हो गया तो पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाएगा, घरों में बाढ़ आ जाएगी, समुंदर का पानी इधर आ जाएगा पूरा आगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, बाकी की चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ड्राई आइस वगैरह है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बाद में देखेंगे। एक मिनट सर रुक जाइए, एक सेंटेंस एक ही लिख लेता हूँ, छोटा सा ही है, ड्राई आइस लास्ट तक ये कर लेते हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, एक ही पॉइंट है लास्ट का, शुष्क बर्फ। ठीक है, राइट डाउन। कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही सेंटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह
कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ में बदल जाता है। वह शुष्क बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, यह घटना यह घटना रुद्रोम प्रक्रम यह घटना रुद्रोम प्रक्रम के कारण होती है। यह घटना रुद्रोम प्रक्रम के कारण होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, ये CO2 जो है ये अगर अचानक से एक्सपांड हो गया, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्राई आइस में। ड्राई आइस का इम्पोर्टेंट भी है, हम लोग ड्राई आइस को कोई चीज़ें ख़राब होने से रोकने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CO2 का एक्सपांशन हो गया, सिंपल कहने की बात, CO2 अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में बढ़ गया तो हम उसे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ड्राई आइस में, सूखा बर्फ। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रुद्रोम प्रक्रम। ठीक है, यहाँ तक रुक देंगे, कल हम लोग नया चैप्टर देखेंगे।